नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो कोरोना की जंग के बीच चुनावी बयार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां पर तैयार है। दोनों की ही तैयारी यहां पर जोर शोर से चल रही है इन चुनावों को लेकर। लेकिन सबसे अहम है कि दोनों ही पार्टियां इस जुगत में लगी हुई हैं कि कैसे सर्च किया जाए, कैसे ढूंढा जाए जिताऊ उम्मीदवार जो उन्हें जीत दर्ज करा सके। क्योंकि पहली बार है कि डबल निगम का चुनाव हो रहा है जोधपुर, जयपुर और कोटा में। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर शहर की जंग में कौन किसके साथ है, क्योंकि दावे तो हर कोई जीत को लेकर कर रहे हैं। तो गांव की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन शहर की सरकार बनाने के लिए अब जंग भी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की तलाश जारी है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी और साथ ही अजमेर से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि बीजेपी की तैयारी निगम चुनाव को लेकर कैसी चल रही है? क्या अलग इस बार बीजेपी रणनीति बना रही है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा संगठन का ढांचा है प्रदेश से लेकर जिला, जिला से लेकर मंडल और मंडल से बूथ तक की हमारी इकाइयाँ बनी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमें तैयारी करनी है। हमारी तैयारी हमेशा से। और जहाँ बात है कि समन्वय के आधार के ऊपर, आपसी बातचीत के आधार के ऊपर जो टिकट की कैटेगरी जो बनाए रखी है, उस कैटेगरी के आधार के ऊपर हमें टिकट तय करना है। कार्यकर्ताओं को टिकट देना है, आपसी सहमति के आधार पे देना है, ताकि कोई एक दूसरे के मन में कोई द्वेष नहीं हो। और अगर निर्णय ठीक हो गया और निर्णय का पैमाना उचित आधार के ऊपर हो गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैंडिडेट को चुनने के लिए भी क्या इस बार कुछ अलग रणनीति है? क्योंकि ऐसी जानकारी मिली कि 65 वर्ष के ऊपर वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कोई अपना वार्ड नहीं बदल सकेगा। ये कुछ ऐसी क्राइटेरिया है जो रखा है बीजेपी ने? कुछ क्राइटेरिया इस आधार पर रखा गया है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय उसी वार्ड के रहने वाले हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। और फिर भी अगर किसी वार्ड के अंदर ये बात निकल कर आती है कि यहाँ अमुक व्यक्ति ही सीट निकाल सकता है, तो वो प्रदेश स्तरीय जो हमारी समन्वय समिति जो बनी हुई है उसके अंदर चर्चा करके और उसके अंदर शीतलता बरती जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस बैरिकेड को हम स्थायी रूप से मजबूत तरीके से रखेंगे कि जो जहाँ का कार्यकर्ता जिस वार्ड का रहने वाला है, ये नहीं है कि मतदाता सूची के अंदर दोस्तों का नाम लिखा हुआ है लेकिन वो स्थानीय निवास वहां नहीं करता है। स्थानीय निवास जहाँ है उसका और मतदाता सूची के अंदर नाम जहाँ है, उसी कार्यकर्ता को उसी वार्ड के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल। एसपी मित्तल जी, एक अहम सवाल ये भी है सर, क्योंकि देखिए निगम चुनाव रहे और अगले 15 दिन तो बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीतिक रंग देखने को मिलेगा। निगम चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्योंकि डबल निगम है, 6 सबकी नजरें इस पर थी, बार बार इसे टाला गया कोरोना की वजह से, लेकिन अब आखिरकार चुनाव हो रहे हैं। क्या नजर आता है आपको कि इसमें राजनीतिक तौर पर किसकी बढ़त नजर आ रही है? जो कैंडिडेट को चुनने का क्राइटेरिया है दोनों ही पार्टियों का, वो कितना सही आपको नजर आ रहा है? और क्या लगता है कि मुद्दे इस बार निगम के चुनाव में सबसे ऊपरी रहेंगे, हावी रहेंगे, या फिर कुछ और? सुधा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जो 6 नगर निगम के चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम पूरे इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोटा से जहां क्या नाम से सांसद जो हैं वो ओम बिरला हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार शांति धारीवाल जो नगरीय विकास मंत्री हैं और उनकी स्थिति राजस्थान में मंत्रिमंडल में सेकंड मानी जाती है, मुख्यमंत्री के बाद मानी जाती है। यानी कोटा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों की पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसी प्रकार हम जोधपुर को देखें तो जोधपुर तो मुख्यमंत्री का घिरा जिला है, लेकिन साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो वहाँ से सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जोधपुर का भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो प्रदेश की जो राजधानी है जयपुर, उसमें वहाँ चुनाव हो रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है श्वेता जी कि जिस तरीके से ये चुनाव के जो परिणाम आएंगे, इस चुनाव का परिणाम जो 129 जो 20 अगस्त को ड्यू हो गई है उन पर भी पड़ेगा। यदि ये चुनाव के परिणाम सकारात्मक आए कांग्रेस के पक्ष में, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 129 जो बकाया रह गई है प्रदेश के स्थानीय निकायों का, उनमें चुनाव के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जहां तक अभी की बात है तो हम सबने देखा है कि अभी सरकार इसको बेमन से चुनाव करा रही है। इन चुनाव को टालने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। यह बात अलग है कि उनको सफलता नहीं मिली और मजबूरी में ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा इसमें भी गर्म हो रहा है। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और है कि
कि इसके अंदर 6 दिन लोग मिलेंगे जो पार्षदों की खरीद फरोख्त का होगा। क्योंकि 3 नवंबर को जब मतगणना पूरी हो जाएगी तो मेयर का चुनाव 10 नवंबर का रखा गया है। तो यानी वो जो 6 दिन है उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में पार्षदों की बाड़ेबंदी होगी। राजस्थान की जनता ने जुलाई और अगस्त के अंदर विधायकों की बाड़ाबंदी देखी थी, लेकिन अब शायद नवंबर के अंदर जनता को प्रदेश के पार्षदों की बाड़ाबंदी देखनी पड़ेगी। और इसी संदर्भ में एक बात और बड़ी मजेदार है कि जब विधायकों की बाड़ाबंदी हुई तब यह कहा गया कि ये घोड़ों की बाड़ाबंदी हो रही है और घोड़ों की खरीद फरोख्त हो रही है और घोड़ों की कीमत जो है वो 35 करोड़ रुपए तक लगाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि पार्षद हैं तो हो सकता है इनकी बकरों से तुलना की जाए और हो सकता है बकरा मंडी भी लगाई जाए और फिर उसमें भी इनकी खरीद फरोख्त हो। ये एक बड़े हास्यास्पद बात आपने कही कि बिल्कुल, क्योंकि ये देखने को जरूर मिला था जब विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी और तरह तरह की बातें भी लोग रख रहे थे इसे लेकर। लेकिन एक और अहम बात, अभी आपने कहा कि बेमन से सरकार इन चुनाव को करा रही, क्योंकि कोशिश बहुत की गई टालने की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद जब आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया तो ये चुनाव कराना ही था। लेकिन क्या इसका फर्क इन चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि शहरों की सरकार बनाना भी बेहद दिलचस्प होता है, बड़े बड़ों की साख इस पर दांव पर रहती है कि कहां जीत मिली, और जिस तरह से आपने कहा पार्षदों की भी खरीद फरोख्त यहां पर होगी। क्या इतने कम वक्त में चुनाव कराना, ये चुनाव पर कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट होगा, परिणामों पर होगा, कैंडिडेट चुनने में होगा? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं स्वाति जी। इसके अंदर हम एक कांग्रेस का जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी हम देखें तो सचिन पायलट के ये कहा जाए कि कांग्रेस से अलग होने के बाद में, अलग तो क्या मतलब, जैसे वो उनकी दूरी बढ़ गई है, वो उतना सक्रिय नहीं है जितना पहले थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, जब उनकी सक्रियता ज्यादा थी, लेकिन अभी सक्रियता कम है। तो सचिन पायलट के सक्रियता कम होने के बाद में राजस्थान में ये पहला अवसर है जब कांग्रेस दलीय आधार पर चुनाव लड़ेगी। हमने अभी देखा कि जो पंचायत के चुनाव हुए थे, सरपंचों के जो चुनाव हुए, उसमें अभी डीआर-सीआर के चुनाव बाकी हैं। तो जो सरपंच के चुनाव हुए वो दलीय आधार पर नहीं हुए, सरपंच तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सभी एक बराबर थे। लेकिन ये जो पार्षदों के चुनाव होंगे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सिंबल पर होंगे। तो सचिन पायलट के हटने के बाद में ये पहला अवसर होगा कांग्रेस के लिए जब कांग्रेस को इन दलीय आधार पर चुनाव में जाना पड़ेगा। रामलाल जी, लेकिन कहा भी जाता है कि शहरी क्षेत्र का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ रहा, बीजेपी उसमें मजबूत रही है और इसलिए ज्यादातर आश्वस्त हुई बीजेपी अब तक की, अगर पिछले परिणामों की बात करें तो रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा ही रहेगा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और डबल निगम करने के बाद कोई फर्क बीजेपी के लिए नहीं पड़ेगा नकारात्मक तौर पर? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की सोची समझी एक साजिश है और चाल है कि जो निर्धारित समय था उस निर्धारित समय के अंदर भी इन तीनों नगर निगमों के चुनाव हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ इस आधार पर टाला कि कैसे हमारे मेयर बने। और उस प्रयास के अंदर जो सरकार ने मापदंड तय किए थे, जनसंख्या का मापदंड तय किया था, भौगोलिक क्षेत्रफल का मापदंड तय किया था, उन मापदंडों की कोई पालना नहीं की गई। और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर एक जगह तो हमें जीत नहीं मिल रही है, लेकिन अगर टुकड़े कर देंगे तो 2 में से 1 हमें जीत मिल जाएगी, इस मानसिकता के साथ ये चुनाव के अंदर आए। लेकिन मैं आप श्वेता जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो नींव डली है इन निगमों को बनाने के लिए, वो गलत तरीके से, गलत भावना से, बद नीति के आधार के ऊपर नींव डाली है, तो इनको सफलता कभी नहीं मिल सकती। और निश्चित रूप से 6 स्थानों के ऊपर, चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, इन 6 नगर निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो डबल निगम किए गए ये इंटेंशनली किया गया है जी। ये जीत हार के मापदंड यहाँ पर जो भी देखेगा और उसी के आधार पर इसके, और शायद इसलिए आप लोगों ने विरोध भी किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस वक्त। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। अभी आपने सुना रामलाल जी ने क्या कहा, ये जो डबल निगम किए गए हैं उसमें इंटेंशन सरकार का ठीक नहीं था, पहले जैसे चुनाव कराए जाते रहे। और क्योंकि एक बात और भी है कि बीजेपी का मजबूत वोट बैंक शहरों में रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी उसका असर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, या डबल निगम किए गए हैं और इसलिए कांग्रेस के लिए ये फायदे का सौदा रहेगा या फायदा साबित करेगा? पुष्पेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं जो रामलाल जी जो बात बता रहे थे जी, तो ये रामलाल जी तथ्यों से परे बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नगर निगम के चुनाव के अंदर पार्षद बन के जाता है, पार्षद वो व्यक्ति होना चाहिए जो जनता की रीच में हो, जनता उसको आसानी से पकड़ सके, अपनी समस्याएं बता सके और अपने सुविधा अनुसार उससे मिल सके। और पहले वार्डों का जो वर्गीकरण था, जो भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी थी कि एक वार्ड के जो पार्षद होते थे उनके नीचे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक वोटर होते थे। तो वो कहाँ एक पार्षद प्रत्याशी या पार्षद जो बनता था वो उन लोगों की रीच में नहीं रहता था।
कांग्रेस ने आम जनता को एक सुलभ पार्षद प्रत्याशी या पार्षद देने के लिए ये दो निगम बनाने का जो प्रयास किया, ये एक सराहनीय प्रयास था। इसके लिए गवर्नमेंट को लोगों ने बधाई दी कि अब हमारे वार्ड का जो हमारा पार्षद बनेगा वो किसी भी जिस वार्ड में रहेगा, छोटा सा वार्ड है, उसकी जो दिशाएं होगी एक एक आदमी जानता है कि हमारी इस वार्ड के अंदर, फलाना वार्ड के अंदर इतनी कॉलोनियां हैं, इतने बूथ हैं, तो वो आसानी से उस पार्षद को लोग पकड़ पाएंगे और अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको बता पाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा ऐसे में डबल निगम होने से लोगों के विकास के काम हो पाएंगे, पार्षद उनकी सुन पाएंगे, समस्याओं को उसका निराकरण कर पाएंगे, और ये इसी उद्देश्य से डबल निगम बनाया गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब देखिए 15 दिन से कम का वक्त यहाँ पर है, तैयारियां भी चल रही होंगी, क्या जीत को लेकर आश्वस्त है? क्योंकि देखिए आपके दिग्गज नेता जितने भी हैं वो दावे बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं, जो वृद्ध हैं या जो बहुत पुराने नेता हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कुछ दिक्कतें थी, कुछ नाराजगी थी नियमों को लेकर या जो भी फैसले लिए गए हैं टिकट कैंडिडेट के लिए टिकट चुनने को लेकर या फिर दूसरी चीजें, क्योंकि ये सुनने में जरूर आया है। तो क्या वाकई में नाराजगी है या फिर सब एकजुट हैं, एक साथ है हर फैसले के? देखिए, यहाँ जयपुर में कोई नाराजगी नहीं है। हम दोनों नगर निगमों में बोर्ड बनाने जा रहे हैं, दोनों जगह मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, और नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। और आप उत्साह देखिए, यहाँ हमारे सांगानेर विधानसभा की हम बात करें तो 39 वोट्स है यहाँ पे। 39 वोट्स के अंदर आज हमारे 550 से ज़्यादा बायोडेटा लोगों ने दिए हैं। उत्साह के साथ हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ टिकट मांगने के लिए कार्यालय पे आते हैं, राजनीतिक कार्यालय पे। उनमें उत्साह बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में अभूतपूर्व यहाँ विकास के काम हुए हैं। इस बार सांगानेर में कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से, चलिए ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है इसे लेकर, लेकिन इसी पर रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। जी रामलाल जी। और सीधा जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पुष्पेंद्र जी मेरे मित्र हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में हमने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मैं पुष्पेंद्र जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके तो खुद के कांग्रेस के नेताओं ने आपकी कमेटी का विरोध दर्ज कराया है। वो कह रहे हैं कि हारे हुए इनको कमेटी में लिया, ये क्या चुनाव जिताएंगे? तो आप हार पहले ही मान चुके हैं आपके नेता के साथ। दोनों नगर निगमों के अंदर हमारा बोर्ड नहीं बनेगा और आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। आपके संगठन का कोई ढांचा नहीं है, आपस में अंतरकलह इतना भयंकर फैला हुआ है। और जहां आप बात कर रहे हो कि दो निगम बनाने से जनता को सहूलियत होगी, भैया तुम्हारे को कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसे ही नहीं है। आप कहाँ से दो बोर्डों का खर्चा चलाओगे? कहाँ से पैसे लेके आओगे? कहाँ भवन बनाओगे? आपने कोई भवन की व्यवस्था की नहीं, प्रशासनिक कोई अधिकारी आपने लगाए नहीं। आप किस तरीके से आप जनता को सहूलियत देने का काम करोगे? डिवाइडेशन अभी तक आपने किया नहीं। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, तो क्या तैयारी तो पूरी सरकार की होगी इन सब चीजों को लेकर? जो सवाल अभी रामलाल जी ने किए कि कैसे होगा 2 निगम बनाने के बाद, उसे हैंडल कैसे किया जाए? पूरी तैयारी। देखिए रामलाल, देखिए 2 निगम बने, 2 निगमों के अंदर इनका पूरा प्रशासनिक बंटवारा हो चुका है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी चीज़ अच्छी देश के लिए की जाती है, प्रदेश के लिए की जाती है, शुरू में समस्याएं आ सकती है। आज कोरोना महामारी के अंदर पूरा देश जूझ रहा है, राजस्थान जूझ रहा है। इस कोरोना के अंदर भी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की, उसकी पूरे देश के हमारे सर्वोच्च प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उसकी तारीफ कर चुके हैं। चलिए, यानी आप आश्वस्त से लेकर कि जो कहा गया है, ऐसा किया गया, बड़ा फैसला लिया गया, तो उसे इम्प्लीमेंट भी किया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अनिल सुवालका जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम कोटा के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, अब देखिए नगर निगम को बेहतर तरीके से आप समझते हैं, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। सर ये बताइए, मुद्दे कितने अहमियत रखते हैं इस चुनाव में? कम वक्त बचा हुआ है, ज्यादा प्रचार प्रसार करने का मौका नहीं मिलेगा, कैंडिडेट को चुनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। ऐसे में जनता के हित में सबसे अहम मुद्दे होते हैं, उनके काम होते हैं। कितनी अहमियत इस चुनाव में ये रखेगा? अनिल जी। जी मैडम, ऐसा नहीं है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव अप्रैल में होने थे। अप्रैल में राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारी चुनाव को कराने की कर ली थी, लेकिन चूंकि कोरोना के चक्कर में जो है चुनाव डिले हुए हैं, तो उस समय जो लॉटरी हो चुकी थी, हमारे प्रत्याशियों और जो हमारे दावेदार थे उनके फॉर्म जो है हम कलेक्ट कर चुके थे। तो ये जो दावेदार है वो हमारे लिए नहीं है। हमारी ये जो तैयारी है वो लॉकडाउन में भी जो है हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा की गई है। और इतने समय में लॉकडाउन के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है पूरे राजस्थान के अंदर माननीय गहलोत साहब और हमारे राजस्थान के जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब, नगर निगम के सौजन्य से और कार्यकर्ताओं ने जो है भोजन वितरण किए और कई तरह के जो सामाजिक कार्य किए हैं,
वो जनता को उसके बहुत सहूलियत हुई है। और जो मुद्दे हैं मैडम, वो विकास का मुद्दा है। कोटा शहर में आज माननीय धारीवाल साहब द्वारा दोनों नगर निगमों में मिलाकर लगभग 2000-3000 करोड़ के काम जो है शहर में कराए जा रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है और धारीवाल साहब ने भी कुछ दिन पहले ये घोषणा की है कि तीनों नगर निगम के जो वार्ड हैं उन हर वार्ड में जो है करीब 3 से 10 करोड़ रुपए के जो है विकास कार्य जो है गली गली तक पहुंचेगा। आधारभूत सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध कराएगी। कोरोना की महामारी में पूरे विश्व की स्थिति जो है इसका फायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में भी जो मदद की गई है, जो आपके लोग थे वो काम में लगे हुए थे लोगों की सहायता के लिए, तो उन सबको भी जनता ध्यान में रखेगी और उसका फायदा भी आप लोगों को मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। रामलाल जी, अब देखिए विकास के कार्य, और एक बात और भी कही जाती है कि जिसकी सरकार होती है उसको इन चीजों का फायदा जरूर मिलता है, फिर वो चाहे जब बीजेपी की सरकार उस समय के निगम चुनाव हो या फिर अब कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कितनी कड़ी टक्कर कांग्रेस बीजेपी को देगी इस निगम चुनाव में? श्वेता जी, पिछले 1.25 साल के अंदर आप जयपुर का सर्वे करवा लें अपने मीडिया की टीम भेजकर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कचरा उठाने के लिए इनके पास संसाधन नहीं है, नाले सीवरेज चौक पड़ी हुई है, लाइटें इनकी लगी हुई नहीं है, जिस तरीके का त्राहिमाम मचा हुआ है। आज ठेकेदारों को भुगतान ये सरकार कर नहीं रही, ठेकेदार काम कर नहीं रहे, जिस तरीके के हालात जयपुर की राजधानी के बने हुए हैं, मेरे ख्याल से ऐसे ही हालात प्रदेश के अन्य, जोधपुर हो चाहे कोटा के, उनके भी हालात हैं। रही बात यह है कि धारीवाल साहब ने घोषणा कर दी। अरे भैया, घोषणा तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी की थी, बेरोजगारों को भत्ता देने की भी की थी, किसानों की कर्ज माफी की भी की थी। घोषणाओं के आधार पे अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा, तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ेगी और जो तुमने जनता के साथ धोखा किया है उसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी। लेकिन वो दावे कर रहे हैं कि विकास के काम हुए हैं, बहुत ज्यादा काम हुए हैं, इस कोरोना काल में भी लगातार मीटिंग के जरिए विकास के दावों का तो क्यों इसका फायदा नहीं मिलेगा? विकास के दावों का प्रमाण पत्र तो इन्हीं के विधायक दे चुके ना। बाबूलाल जी बैरवा जो कठुमर से विधायक है, उन्होंने दे चुके कि हमारे कितने काम हो रहे हैं। पीआर मीणा जी वो दे चुके, लेकिन एक चीज बताइए रामलाल जी, अभी आपने बाबूलाल बैरवा का जिक्र किया, उन्हें दिक्कत जो थी वो उनके काम नहीं हो रही, यानी तबादलों को लेकर, लेकिन विकास के कामों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, उनका कहना था कि 1.5 साल में इतना विकास का काम हो गया कि हमें 5 साल की जरूरत नहीं है। उनकी ये लाइन इसी बिग फाइट में ही चर्चा के दौरान उन्होंने कही थी। तो जब विकास के फिर ये दावे इतने डंके की चोट पे कैसे सब कर सकते जहां पे कुछ भी ना हो, जैसे कि आप कह रहे हैं? जी, मैं विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हूं, विपरीत पार्टी को बिलोंग करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी पीआर मीणा जी तो इन्हीं के पार्टी के हैं। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर कहा है कि 1 रुपए का विकास नहीं हुआ जब से कांग्रेस की सरकार आई है। इन्हीं के पुष्पेंद्र जी, देखिए ये सिर्फ रामलाल जी नहीं, ये बीजेपी के जो भी नेता आते हैं उनका यही कहना होता है कि विकास के आप लोग दावे करते हैं, विकास के काम कुछ हुए नहीं है। पुष्पेंद्र जी, फिर किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे? कैसे सर्टिफिकेट मिले यहाँ पर कि काम हुए हैं? श्वेता जी, आप मेरी बात को देखिए। श्वेता जी, मैं सांगानेर विधानसभा का उदाहरण पूरे राजस्थान में प्रस्तुत करना चाहता हूं और इनके अच्छे से है ना, रामलाल जी से निवेदन करूंगा, अच्छे से कान खोल के आप सुनिएगा और चर्चा करिएगा आपके निकृष्ट विधायक अशोक लाहोटी जी से। सांगानेर में पिछले 20 साल से लगातार भाजपा के विधायक बन रहे हैं और सांगानेर में 20 सालों में इन्होंने जितने जनहित के या विकास के या कोई आदर्श विधानसभा बनाने को लेकर काम नहीं किए। पिछले 1.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे चुनाव हारने के बावजूद यहाँ पे काम किए। यहाँ सांगानेर को कॉलेज की दरकार थी, सरकारी कॉलेज सांगानेर को पिछले 30 सालों में लोगों के चप्पल जूते घिस के नेताओं के जाते जाते इन बीजेपी के भाजपा सांसद जो इनके विधायक प्रत्याशी या विधायकों से मिनिस्टर भी रहे, इनके यानी आप कह रहे हैं कि इनके विधायक वो काम नहीं कर पाए जो आप लोग कर रहे हो। अरे पुष्पेंद्र जी, उस बात का तो जिक्र करो आप। लाखों रुपए की वीसीआर आपकी सरकार भर रही है। विकास पथ बनाने की बात की थी, 1 किलोमीटर का विकास पथ अभी तक नहीं बना। 833 रुपए की सब्सिडी आपने बंद कर दी। पुलिंदा बनाने इनको आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, 833 रुपए की सब्सिडी आपने बंद कर दी। राजस्थान की जनता देख रही है, लाखों रुपए की वीसीआर भरी है। कोविड के दौरान जिन दुकानदारों की दुकानें बंद पड़ी थी उनके भी हजारों रुपए के बिल भेजे हैं आपकी सरकार ने। ठीक है एसपी मित्तल जी, देखिए अब बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे यहाँ पर करेगी, विकास के काम हुए हैं तो उसका लिए ये भी कहा जाएगा कि नहीं हुए हैं, प्रमाण दे देंगे, जनता सब देख रही है। अब देखिए जनता तो देख रही है किसने काम कराए किसने काम नहीं कराए, लेकिन कोरोना काल ये जो 6-7 महीने बीता है ये जनता ने भी देखा है, सरकारों ने भी देखा है, विपक्ष ने भी देखा है। इसका कितना असर इन निगम चुनाव में होगा? क्या इसमें जिसने काम किया, जिसने मदद पहुंचाई उसको फायदा मिलेगा, या फिर निगम में के चुनाव में सिर्फ जो मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं वो जो पूरा करेगा और उम्मीदें फिर सरकार से होती तो इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है?
नहीं श्वेता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्षद रहे हैं उन्होंने अपने अपने वार्डों के अंदर कोरोना काल के दौरान अच्छे काम कराए, भोजन के पैकेट बंटाए, राशन की सामग्री वितरित करवाई है। सारे पार्षदों ने किया, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, उन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा काम किया है। लेकिन अभी जो बात आई थी, सीमांकन की बात आई थी, पार्षदों की नगर निगम 2 बनाने की बात हुई थी, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह बताना चाहता हूं कि जयपुर में 21 लाख मतदाताओं पर 2 नगर निगम है, जबकि जोधपुर में और कोटा में कुल 7 लाख मतदाता हैं जिन पे 2 नगर निगम है। स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार होती है वो अपने नजरिए से वार्डों का सीमांकन करती है, अपने नजरिए से नगर निगम के कामकाज को चलाती है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी, अभी आपने खरीद फरोख्त का भी जिक्र किया था, क्या ये इतना जरूरी हो जाता है कि विधायक और पार्षद में तो फर्क है, लेकिन सिर्फ जीत यहां पर जरूरी होती है कि सीधे तौर पर आपने कहा कि पार्षदों की भी खरीद फरोख्त होगी महापौर के लिए? स्वाभाविक है श्वेता जी, जब पार्षदगण जो है वो मेयर का चयन करेंगे, और चूंकि क्या नाम से निर्वाचन आयोग ने 6 दिन का समय दे दिया है, 3 नवंबर के बाद में 10 नवंबर को क्या नाम से होगा, तो स्वाभाविक है कि ये पार्षदों की खरीद फरोख्त होगी, जिसके मार्जिन पे होगा उसका होगा। हो सकता है एक बाड़े से दूसरे बाड़े में उछल के भी चले जाएं। हमने पिछले दिनों जयपुर में भी देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो कांग्रेस के वोट में तब्दील हो गया। बिल्कुल ठीक है रामलाल जी। श्वेता जी, जिस तरीके से अभी जो सरकार के ऊपर संकट आया था, उस संकट के दौरान बीटीपी के विधायकों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, पुलिस की गाड़ियां लगाई गई, उनको रोका गया, बदतमीजी की गई, उसी तरीके से 6 दिन का समय देने का सीधा मेरा आरोप सरकार के ऊपर है कि उसी तरीके से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके और उनको प्रलोभन देकर और येन केन प्रकार ने अपना बोर्ड बनाने की एक साजिश कांग्रेस ने रची है, लेकिन जनता इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कोशिश ना करे। देखिए, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे खरीद फरोख्त, तो बीजेपी कोशिश ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। सरकार प्रदेश में बना नहीं पाई, लेकिन निगम में बोर्ड अपना बनाए, महापौर अपना बनाए, ये तो कोशिश बीजेपी भी करेगी। अगर 20 तारीख को चुनाव हुआ तो एक दिन बीच में रहता था, और 22 तारीख को अगर मेयर के चुनाव हुए तो बहुत ज्यादा। ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक लाइन में बात खत्म करिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। पुष्पेंद्र जी। जी ऐसा है, जैसे ये बात कर रहे हैं कि 6 दिन का टाइम दिया गया है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर सबको अपना स्वेच्छा से निर्णय करने का हक होता है। और यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति, सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार है, विकास के काम कांग्रेस के मार्फत होंगे, तो अगर कांग्रेस में कोई जाना चाहे तो अपनी इच्छा से जाए। ये प्रलोभन का काम कांग्रेस नहीं करती है। अनिल सुवालकर जी भी कुछ कह रहे थे। अनिल जी, आप रामलाल जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, किसी पर कुछ कहना चाह रहे थे? अनिल जी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामलाल जी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो है खरीद फरोख्त के लिए ये समय बढ़ाया, तो मैं कहना चाहता हूँ इसी जो पिछला जो घटनाक्रम हुआ उसमें कई लोग जो तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए कि बीजेपी के पार्षदों को तोड़कर आप मेयर बना रहे हो, बीजेपी के कैंडिडेटों को तोड़कर आप जिला प्रमुख बना रहे हो। आप सिद्धांत की राजनीति कर रहे हो, कोशिश की गई, आप सिद्धांत की राजनीति क्या कर रहे हो? आप तो अपनी सरकार के प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हो। क्या नाम से मैंडेट था उसको गिराने की कोशिश की गई। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा सर, क्योंकि वक्त फिलहाल तो बिग फाइट का खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कौन सिद्धांतों को सामने रख रहा है, कौन किस रणनीति बना रहा है, क्योंकि एक लक्ष्य सभी का है कि चुनाव जैसे भी जीतना है, बस जीतना है। तो कौन बेड़ा पार लगाता है, कौन जीत हासिल करता है, किसे हार का मुंह देखना होगा, इसके लिए कुछ दिन का और इंतजार। लेकिन अभी जो वक्त है इनकी तैयारियों को लेकर जरूर है, और इसलिए दावे हर कोई कर रहा है इस जीत को लेकर। वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा कि आखिर कौन किसके साथ है इस जीत में, या किसकी वजह से हार हुई। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।